दूं। अपनी आंखों में गुस्सा लिए मयंक कायरा के गले में बंधी हुई रस्सी को पकड़ते हुए उससे कहने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर कोई भी उसके अगले कदम को बता सकता था। मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें इस जीत से इतनी आसानी से नहीं निकलने दूंगी, कायरा ने चिल्लाते हुए मयंक से कहा। जैसे ही वो अपने ख्यालों से बाहर आई, वो उसकी ओर घूर कर देखने लगी। जैसे ही उसने देखा कि मयंक उसके करीब आते जा रहा है, मयंक पर यूं अटैक करने की वजह से कायरा पर बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती थी। मयंक ने जैसे ही कायरा की वार्निंग सुनी, वो अपने रास्ते में रुक गया। वो जैसे ही अपने ख्यालों से बाहर आया, उसे समझ आया कि वो वाकई में एक लड़की के बोलने की वजह से घबरा गया था और उसे गुस्सा आ गया। उसने वहाँ खड़े आदमियों को अपनी ओर आंखों से इशारा करते हुए कहा, पकड़ो उसे, देखो मैं आज उसे क्या सबक सिखाता हूँ। मिस्टर मयंक, इसे यहाँ लाने से पहले ही हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया था। पीछे खड़ा वो आदमियों का ग्रुप मयंक की बातें सुनकर थोड़ा हिचकी लेते हुए कहने लगा। अपना सिर झुकाए वो कहने लगे, हमने सुना है कि कायरा का बैकग्राउंड कोई ऐरा गहरा नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने उसके हाथों मात खाई है। हम तो बस छोटे से गुंडे हैं, डरपोक कहीं के। अब जो कि तुम लोग इसे नहीं पकड़ोगे, देखो मैं ही इसे अकेले सबक सिखाता हूँ। मयंक ने अजीब नजरों से कायरा की ओर देखते हुए कहा। अपनी आंखों में गुस्सा लिए उसने अपने दोनों हाथों को एक दूसरे पर घिसा और कायरा की ओर बढ़ने लगा। उसे सच में नहीं लग रहा था कि एक लड़की उसके ऊपर कोई खतरा हो सकती है। अगर कायरा का सच में इतना पावरफुल बैकग्राउंड है तो वो क्यों मॉडल बनती और पब्लिकली काम करती। उसके खूबसूरत चेहरे और अट्रैक्टिव फिगर को देखते हुए 80% कहा जा सकता था कि वो किसी पावरफुल अमीर बिजनेसमैन की रखैल होगी। एक बार वो कायरा का मजा ले ले और उसे अच्छा सा सबक सिखा दे, वो उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगा और उसे अपनी जागीर बना लेगा। फिर क्या ही मुश्किल आएगी। अपनी आंखों में हवस लिए मयंक कायरा की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी नजर आ रहा था। कायरा जैसे ही उसे धक्का देने वाली थी, उसने पहले ही अपना एक कदम आगे बढ़ाया और कायरा को पकड़ लिया। मेरी प्यारी कायरा, आओ, मैं तुम्हें दुनिया भर का सारा प्यार दूंगा, आओ मेरे पास। मयंक उसे अभी अपने जाल में कैद करने ही वाला था कि बाहर का अलार्म अचानक से बज उठा। क्या कोई बार में घुस गया था? इससे पहले वो अपने ख्यालों से बाहर निकल पाता, कायरा ने उसे धक्का देते हुए जोर से लात मारी। उसके बाद वो जाकर प्राइवेट रूम के कॉर्नर में छुप गई। वो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो चीख भी नहीं पा रही थी। दरवाजे की टूटने की आवाज जोरों से आई। अगले ही पल प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से खुल चुका था। कुछ लोग अंदर की ओर घुसते हुए नजर आ रहे थे। कायरा रोने ही वाली थी। वो मन ही मन बोलने लगी, अंगद। अगले ही पल जब उसने अपने सामने खड़े इंसान की ओर देखा, उसे समझ आया वो कोई अजनबी था और उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड थे। उन्होंने एक ही झटके में मयंक और उसके आदमियों को पकड़ लिया था। कायरा की मैनेजर, जो सबसे आखिर में उस रूम में आई, जैसे ही उसने कायरा की ओर देखा, वो उसकी ओर दौड़ते दौड़ते गई और कहने लगी, कायरा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कायरा अपनी आंखें फाड़कर अपने सामने खड़े इंसानों की ओर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसने अपनी मैनेजर को गले लगाया और जोर से रोने लगी। सबको लग रहा था कि बहुत डरी हुई है, इसीलिए शायद इतना रो रही है। हालांकि उसकी मैनेजर जो उसे गले लगाए बैठी थी, वो सिर्फ उसके रोने की असली वजह जानती थी। वो सिर्फ इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके सामने अंगद नहीं था। कायरा जब से उस बार से निकलकर अपनी कार में बैठी थी, तब से उसके दिमाग में कुछ अलग ही ख्याल चल रहे थे। वो किसी छोटे बच्चे की तरह नजर आ रही थी, जिसके रोने से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी कार सीधा उसे टाटा टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लॉन्च की लोकेशन पर लेकर चली गई। हालांकि किसी ने भी रास्ते की दूसरी साइड पर पार्क उस लग्जरी कार की ओर नहीं देखा। उस कार की खिड़कियां बंद थी और ड्राइवर सीट पर एक यंग इंसान बैठा हुआ था। उसका चेहरा थोड़ा परेशान नजर आ रहा था और वो कार की स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा हुआ था।
जब उसने दूर से कायरा की आंखों को देखा जो रो रो कर लाल हो गई थी, उसका शांत चेहरा अचानक से घबरा उठा। वो कार से निकलकर सीधा कायरा को अपने गले लगाना चाहता था। वो उसे बताना चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ है। उसके चेहरे पर धीमी रोशनी पड़ रही थी। व्हाइट सूट में वो बहुत जेंटलमैन और स्कॉलर टाइप लग रहा था। हालांकि उसकी आंखें और उसकी चिंता उसके टूटे हुए दिल का दर्द साफ बयां कर रही थी। वो जैसे ही कार का दरवाजा खोलकर बाहर आने के लिए निकला, तभी उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। उस टेक्स्ट मैसेज में साफ बात थी, वो अब ठीक है, मैं उसे इवेंट लोकेशन पर लेकर जा रहा हूँ। वो अपने नॉर्मल और हमेशा वाले बॉडीगार्ड के साथ आई है, तो किसी ने शक भी नहीं किया। टेक्स्ट मैसेज को पढ़ने के बाद अंगद ने अपनी कार के दरवाजे को छोड़ दिया, जैसे कि उसने अपनी बॉडी की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया हो। वो अपनी कार की बैक रेस्ट पर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ टाटा टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट लॉन्च में संजय बैक स्टेज पर खड़ा हुआ था। उसकी नजरें अर्पिता पर थी, जो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हुए सारी चीजें चेक कर रही थी। वो बहुत देर से वैसे ही खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में कुछ अजीब भाव थे। उसके हाथों की गर्माहट जा चुकी थी, लेकिन वो अभी अपने हाथों को अर्पिता के माथे पर महसूस कर पा रहा था। उसके दिमाग में अर्पिता के सिल्की लंबे बाल और उसकी छोटी आंखें घूम रही थी। वो तब से अर्पिता को घूरे जा रहा था, लेकिन अर्पिता अपने काम में खोई हुई थी और बहुत प्रोफेशनल तरीके से अपना काम कर रही थी। पूरी टीम से कोऑर्डिनेट करते हुए वो सबको अपना काम अच्छे से करने को कह रही थी। आखिर असली अर्पिता कौन थी? संजय उनमें कोई फर्क नहीं बता पा रहा था। मिस्टर संजय, मुझे अभी अभी कॉल आया था कि कायरा बिल्कुल ठीक है और वो इवेंट लोकेशन पर आ रही है। असिस्टेंट अपने हाथ में फोन लिए संजय की ओर भागा। जब उसने वो बात कही, उसकी आवाज सबको सुनाई दी। बैक स्टेज पर अब सब लोगों को पता था कि कायरा ठीक है। सब लोग ये सुनकर खुशी के मारे उछलने लगे। अर्पिता के बैकअप प्लान ने कायरा की नामौजूदगी में बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च के सक्सेसफुल होने के लिए कायरा का वहाँ होना बहुत जरूरी था। जब अर्पिता ने सुना कि कायरा बिल्कुल ठीक है, उसने राहत की सांस ली। उसी समय लोकेशन का इंचार्ज उसके सामने दौड़ते हुए आया। सुपरवाइजर अर्पिता, हम जितने प्रोग्राम को आगे धकेल सकते थे हमने धकेला। अगर अब कायरा नहीं आई तो शायद। वो बात सुनकर बैक स्टेज का माहौल वापस टेंशन भरा हो गया। अभी आधा घंटा और था। जब तक कायरा यहाँ पहुँचती उसका प्रोग्राम अच्छे से चल सकता था। परेशान होते हुए लोकेशन का इंचार्ज कहने लगा, टाटा टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट और कई इम्पोर्टेंट मेंबर वीआईपी जोन में बैठे हुए हैं। अगर प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के दौरान कायरा नहीं हुई तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। अर्पिता ने डिसाइड किया कि वो अब इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ भी करेगी। मैं इस प्रोडक्ट लॉन्च की मेन सुपरवाइजर हूँ, तो मुझे इस प्रोडक्ट के मेन फंक्शन और नए सेलिंग पॉइंट पता है। मैं शुरुआती दौर में सेल फोन के इंट्रोडक्शन के लिए कायरा की जगह ले सकती हूँ। जैसे ही कायरा यहाँ पहुँचे उसे जल्दी से स्टेज पर आने के लिए कह देना। अर्पिता ने जैसे ही अपनी बात खत्म की वो स्टेज की ओर पलट गई। मिस्टर संजय, आप भी जाकर बैठ जाइए। असिस्टेंट संजय को याद दिलाने लगा। इस डील के मेन पार्टनर होने के नाते संजय को वीआईपी सेक्शन में बैठना था, लेकिन अर्पिता को कंपनी देने के लिए वो अब तक बैक स्टेज पे खड़ा हुआ था। ये सुनकर संजय ने अर्पिता को स्टेज की ओर जाते हुए देखा और वो भी वीआईपी सेक्शन में चला गया। वो जैसे ही वीआईपी सेक्शन में आया, पीछे से चीखने की आवाजें आने लगी। वो सब लोग संजय के आने की खुशी मना रहे थे। मीडिया से आए हुए लोग उसकी फोटो खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन संजय के बॉडीगार्ड ने उन्हें रोक दिया। संजय ने उन सब को इग्नोर करते हुए अपनी जगह पर बैठना ठीक समझा। तभी उसने नए प्रोडक्ट के लॉन्च की अनाउंसमेंट सुनी। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए आप सुनते रहिए। कहानी कैसा ये इश्क है।